So, hello mentees, welcome back to my channel, my mentor Viraj. And yes, as I promised, here is the most awaited guest session. आज है हमारे साथ मिस्टर मुकेश जगवानी and Mr. Naresh Asnani from Money Guru Philosoph, which is a very reputed wealth management company based in Vadodara. They both are running this company successfully from past more than 1 decade, and they both have experience of more than 2 decades in finance profile. So, and they are serving more than 1500 happy clients across the globe. So, here they are to spread awareness about mutual funds to you guys as well. So, handing over the session to you, sir, directly, please take over. Thank you very much, Viraj. And first of all, let me congratulate you for starting this YouTube channel that you started and spreading, creating awareness about mutual funds and why people should invest in mutual funds. For last almost 12, 13 years that we started this company, we've been telling people to invest in mutual funds because हमारे यहाँ का scenario is totally different. We understand why we should invest in mutual funds, or what kind of investments have to be done, so that end of the day जो भी investments आप करते हो, that should beat your inflation. That's the prima facie, that's the most important part of that investment which is to be done. चाहे हम उसको म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, चाहे हम उसको इक्विटीज में, डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज जो हमने हमारा हैशटैग बना के रखा है, एडवाइजर भी सही होना चाहिए. जितनी बार भी हम मार्केट में जाते हैं, बहुत सारे लोगों को हम मिलते हैं, समझते हैं, तो एक सबसे पहले लोगों का एक परसेप्शन है कि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट मतलब रिस्क, और म्यूचुअल फंड में भी पैसा डूब जाता है जैसे शेयर बाजार में लोगों का पैसा डूब जाता है. तो जब भी हम लोगों से मिलते हैं तो हम सबसे पहला सवाल ही लोगों को ये पूछते हैं कि अगर आपने कहीं पे भी ऐसा सुना है कि शेयर बाजार में पैसा डूब गया है या म्यूचुअल फंड में पैसा डूब गया है, तो आप उससे आगे एक और सवाल उसको पूछो जाके कि भाई म्यूचुअल फंड में या शेयर बाजार में पैसा अगर डूबा है आपका, तो क्यों डूबा है? What was that one thing which went wrong जिसकी वजह से आपका पैसा डूबा? And most of the time जितने भी आंसर्स हमको मिलते हैं, इट इज द ग्रीड जो हमारा इन्वेस्टर रखता है. बिकॉज उनको ऐसा है कि शेयर बाजार में मैं आता हूं तो मतलब मैं रातों रात करोड़पति बन जाना चाहिए हूँ. एंड इट इज दैट ग्रीड जो उसको वो हाई रिस्क प्रोफाइल पे ले जाता है, और वो हाई रिस्क वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है विदाउट कैलकुलेटिंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसका खुद का वो रिस्क एपेटाइट है भी कि नहीं है. So that is why we always say कि आपको अगर वेल्थ बनानी है, अगर आपको प्रॉफिट्स क्रिएट करने हैं, वेल्थ अपने लिए बनानी है, यू वांट टू लिव अ गुड लाइफ, यू वांट टू लीव अ लीगेसी बिहाइंड फॉर योर फैमिली, तो आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू. और इन सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपका एडवाइजर. एडवाइजर भी सही होना चाहिए. दैट्स द हैशटैग दैट वी हैव क्रिएटेड एंड दैट इज व्हाट वी हैव बीन टेलिंग. So, okay, so let me start my presentation, and thank you, Viraj, for giving us this opportunity. So today I am going to share what is mutual fund and why mutual funds. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा जितना भी इन्वेस्टमेंट्स, हम जो भी सेविंग्स हम करते हैं, या जो भी बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी अर्निंग. आई थिंक देयर सम प्रॉब्लम, मेरी स्लाइड आगे नहीं जा रही है. मेरी स्लाइड आगे नहीं जा रही है. लेट मी सी, मेरी स्लाइड हैंग हो गई है. ओके, नाउ इट इज कम. ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि हम ये जो तीन हमने वर्ड्स लिखे हैं, सेव, स्पेंड एंड इन्वेस्ट, इसमें एक सबसे ऊपर आता है हमारी अर्निंग, जो हमारी इनकम होती है. अब आप चाहे बिजनेस में हो, चाहे आप अपने जॉब कर रहे हो, सो या जो भी आपकी इनकम आती है, विच इज योर सैलरी. अगर आप सैलरीड हो तो आपकी सैलरी आ रही है. सो आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि लोगों के पास जब भी हम जाते हैं, हम जब उनको बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट आप करो, वट एवर टूल्स दैट वी टॉक ऑफ, सो एक सबसे पहला स्टैंडर्ड जवाब हमें मिलता है कि हमारे पास तो कुछ बचता ही नहीं है, तो हम इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? हमारी सैलरी में ही मान हमारा गुजारा होता है, या 30 तारीख, 31 तारीख, पहली तारीख को सैलरी आती है, 15 तारीख तक तो हम सारी सैलरी हमारी खत्म हो जाती है. सो दैट इज वेयर माई रोल स्टार्ट्स, एंड दैट इज वेयर हम लोगों को समझाते हैं अपने बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जिनको कट डाउन कर सकते हैं, बट बिकॉज हम कभी उसके ऊपर सीरियस होके बैठे नहीं हैं, इसके लिए हमने वो एक्सपेंसेस को कट डाउन नहीं करे, और हम अननेसेसरी वो सारी चीजें हम उसके ऊपर एक्सपेंस करते जाते हैं.
सो मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोगों को समझाते हैं कि इनकम माइनस एक्सपेंस जो आपकी सेविंग्स है, वो सेविंग्स जो पार्ट है, अगर मैंने उसको बैंक में रख के रखा या मैंने वो कैश है मेरे पास, अगर मैंने उसको घर पे रख के रखा तो दैट फंड इज नॉट गोइंग टू ग्रो। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज जो भी मेरे पास सेविंग्स आ रही है वो सेविंग्स को मैं कैसे इन्वेस्ट करूंगा ताकि वो मेरे को इन्फ्लेशन बीटन रिटर्न्स दे सकेगा। बिकॉज one more line that I always tell to all my investors is today's luxury, जो आज की लग्जरी है, that will become tomorrow's necessity। तो आप देखोगे जैसे हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा करते थे, हम जब हमने टीवी देखना शुरू किया था, बट जब हमारे बच्चे पैदा हुए, वो जैसे ही बड़े हुए तो उन्होंने कलर टीवी देखनी शुरू करी। अब कलरिंग टीवी में भी फिर चेंज हो गया, एलसीडी टीवी आने लगी, फिर एलईडी टीवी आने लगी, एलईडी टीवी 32 इंच से लेके अब 90 इंच तक की एलईडी टीवी आने लगी है। अब आपके बच्चा ने ड्राइंग रूम में बैठ के कलर टीवी पे एलईडी स्क्रीन में ही टीवी देखी है। अब कल आप उसको बोलो कि 55 इंच टीवी की जगह बेटा अब अपने पास सेविंग्स नहीं है और हमारे पास हमने बिकॉज इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, अब तू 55 इंच की जगह पे 32 इंच की टीवी में तुम अपना टीवी देखना गुजारा शुरू कर लो। नो वन विल एक्सेप्ट दैट। बिकॉज एक लेवल पे आपने अपना बेंचमार्क बना दिया, आपने 55 इंच की टीवी एलईडी टीवी अपने ड्राइंग रूम में लगा दी, तो मतलब वो मेरा एक बेंचमार्क हो गया। मेरा बच्चा जब मेरे से अलग होके दूसरे घर पे जाएगा शादी करके, या कहीं पे भी जाएगा, तो वो अपने घर में 55 इंच से ऊपर ही टीवी लगाएगा, वो उसके नीचे लगाएगा नहीं, बिकॉज 55 तक तो वो मेरे घर पे बैठ के देख रहा था। तो दैट इज व्हाट आई ऑलवेज सेल कि आज की जो लग्जरी है वो 55 इंच हमारे लिए लग्जरी थी, बट उसने तो शुरुआती 55 इंच से करी, उसके लिए वो नेसेसिटी हो गई। अब कल उठ के आई विल हैव टू टेक केयर ऑफ माय फ्यूचर एक्सपेंसेस, सो दैट इज व्हाट आई ऑलवेज से दैट आज की लग्जरी विल बिकम टुमारोज नेसेसिटी। सो माय एंटायर प्लानिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज बेस्ड ऑन व्हाट इज देयर फॉर टुमारो। मैं आपको एक और स्लाइड दिखाता हूँ व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाट्स रॉन्ग। जैसे हम ये सेविंग्स की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि इन्फ्लेशन क्या होता है और इन्फ्लेशन मेरे पोर्टफोलियो को कैसे खराब करता है या मेरी डे टू डे लिविंग को कैसे खराब कर सकता है वो, तो मैं एक क्लासिक एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ। आप पूरे साल भर में आप कुछ भी मत देखो, आप सिर्फ अपने महीने का बजट आप एक पेपर पे लिखना शुरू करो। अभी बजट में आप बाकी सारी चीजें और वो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कुछ भी देखो, आप सिर्फ अपना लाइट बिल पकड़ लो, आपका जो राशन पानी आता है वो पकड़ लो, आपकी जो ग्रोसरी आ रही है वो पकड़ लो, और आपका जो फ्यूल आपका जो पेट्रोल चलता है महीने का वो आप पकड़ लो। आप देखो अभी 85 रुपीज 90 रुपीज वाला पेट्रोल का भाव अगर वो 95 रुपीज हो गया, 96 रुपीज हो गया, तो इसका मतलब है कि वो 7% भाव बढ़ गया उसका। अभी बीच में हम देख रहे थे कि सब्जियों के दाम अनरियलिस्टिक हो गए थे। मतलब छोटी-छोटी चीज़ों को लेके, मतलब मैं सुबह जब मार्केट में जाता हूँ, आई टिपिकली गो टू द मार्केट टू अंडरस्टैंड कि लोगों का बिहेवियर कैसा होता है वहाँ पे। एंड आई यूज्ड टू सी लेडीज़ कंप्लेन कर रही थी वो सब्जी वाले भैया के साथ कि भैया आपने ये धनिया ₹200 किलो कर दिया, अदरक आपकी इतनी महँगी हो गई, नींबू बीच में ₹200 किलो हो गया था। नाउ दैट इम्बैलेंसेस योर एंटायर आपका मंथली बैलेंस जो आपने बना के रखा होता है बजट, वो पूरा हिला देता है आपका। अब इसमें फिर आप एंड ऑफ द डे यू हैव ओनली टू ऑप्शंस, या तो आई विल कट डाउन ऑन माय दोज आइटम्स कि भाई अच्छा नींबू बहुत महंगा हो गया, अच्छा भाई नींबू इस महीने यूज नहीं करेंगे, धनिया बहुत महंगा हो गया, धनिया यूज नहीं करेंगे, आपका ये गार्लिक बहुत महंगा हो गया, गार्लिक अभी बीच में 400 ₹450 किलो चल रहा था, गार्लिक टिपिकली 80-100 रुपए किलो चलता है, अभी वो 400 रुपए किलो हो गया, तो आप समझ लो कि आपके पूरे महीने का उसने बजट को हिला के रख दिया। बिकॉज दैट्स अ बेसिक नेसेसिटी, हर कोई हर सब्जी में उसको यूज करता है। So that is how the inflation comes to play a very crucial role। और इसलिए हम सबसे पहले बोलते हैं कि इन्फ्लेशन जो है ना वो डेविल है। अगर मैंने उस डेविल को नहीं कंट्रोल में रखा ना, तो वो डेविल मुझे खा ही जाएगा। इसका मतलब है कि जो भी सेविंग्स मैं कर रहा हूँ, उसको मुझे वैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि जो उस मेरे इन्फ्लेशन से ऊपर रिटर्न्स दे पाएगा। अभी इन्फ्लेशन की फिगर्स लोग कैसे समझते हैं? तो लोग बोलते हैं कि सरकार ने बोला इन्फ्लेशन तो 5% है, 6% है। हम बोलते हैं कि सरकार अपना कंज्यूम होलसेल प्राइस इंडेक्स की इन्फ्लेशन देता है, वो 6% देता है, आप उसको मत देखो। आप अपना खुद का इन्फ्लेशन देखो कि मेरे घर पे इन्फ्लेशन कितना नड़ रहा है मेरे को,
साल जैसे ही पूरा होगा, आप देखोगे आपके घर पे जितने भी आपके सपोर्ट सिस्टम वाले जो होंगे ना, वो सब आपके पास आके खड़े हो जाएंगे, हमारा पगार बढ़ाओ। आपकी मेड आके खड़ी हो जाएगी, वो बोलेगी कि मेरी सैलरी बढ़ाओ। आपका अगर आपने गाड़ी रखी है, वो ड्राइवर आएगा, वो आके बोलेगा मेरे सैलरी बढ़ाओ। तो आप देखोगे अब आपकी 10% आपने लोगों की सैलरी बढ़ाई, तो मतलब आपका, अगर मेरा 25-30 हजार रुपए का महीने का खर्चा हो रहा था अभी, मैंने 10% उनकी सैलरी बढ़ाई, तो मेरा 3 हजार कॉस्ट बढ़ गया सीधा सीधा। नाउ दैट इज दैट इन्फ्लेशन विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट, क्योंकि मेरी सैलरी या मेरा इनकम या मेरा रिटर्न मुझे 10% रिटर्न नहीं दे रहा था, क्योंकि मैंने तो बैंक में एफडी करके रखी थी, जो मुझे 6.5-7% रिटर्न दे रहा था। एंड आई वाज हैप्पी कि मेरे को 7% गारंटेड रिटर्न मिलता है, यू नो। तो वो जूने जमाने में हमारे ग्रैंडफादर और हमारे फादर बोला करते थे कि बेटा, जिंदगी में रिस्क नहीं लेने का, है ना, क्योंकि बैंक में जाके एफडी कर दो, आपका 8 साल में 9 साल में पैसा जाके डबल हो जाएगा। बट देन अब का जमाना और अब के जमाने में जमीन आसमान का फर्क है। ना जस्ट टेक अ लुक एट दिस कि इन्फ्लेशन हमको कैसे इम्पैक्ट करता है और मेरा फ्यूचर कैसे जाता है। आज का अगर मेरा महीने का बजट 30,000 रुपीज है, 20 साल बाद, आज अगर मैं 30-35 साल का हूं और मैं सोच रहा हूं दैट आई वांट टू हैप्पीली रिटायर आफ्टर 55 ईयर्स, आज मेरा 30,000 रुपए में गुजारा हो जाता है। तो 20 साल बाद जब मैं रिटायर होऊंगा, जस्ट 5% अगर इन्फ्लेशन नड़ रहा है, अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये 80,000 रुपया हो जाता है। इसका मतलब है कि 20 साल बाद एनी गिवन पॉइंट ऑफ डे मेरे पास 80,000 रुपये महीने के आने चाहिए, अगर ये 5% इन्फ्लेशन चल रहा है तो। अगर मैंने इसको 6% कर दिया ना, तो ये 80,000 वाली फिगर ना 95,000 हो जाएगी। सिर्फ 1% पे 20 ईयर्स में इतना फर्क पड़ जाने वाला है। तो इसका मतलब है कि आज से 20 साल बाद अगर मैं रिटायर होने की सोच रहा हूँ और मेरी करंट सेविंग, करंट सैलरी, करंट इन्वेस्टमेंट जो भी मैं करता हूँ, अगर वो मेरी 30,000 रुपए है, तो 20 साल बाद मुझे उतनी सेविंग, उतनी इन्वेस्टमेंट, इतना कॉर्पस मुझे क्रिएट करना पड़ेगा कि वो मेरे को 1 लाख रुपया महीने की इनकम दे सकेगा। बहुत सारे लोगों को ना ये एक कैलकुलेशन अगेन समझ में नहीं आता है। उनको ऐसा लगता है कि अभी मेरी इनकम आ रही है, तो मैं अभी सेविंग कर सकता हूँ, और वो सेविंग करते हैं, चाहे एफडी में किया, चाहे गोल्ड लिया, चाहे उन्होंने म्यूचुअल फंड में लिया या एफडीज में डाला। लेकिन जब वो रिटायर होते हैं ना, तब तक उनकी दो चीजें हो जाती है। एक, बिकॉज 20 साल में मेरी सैलरी ग्रो हो गई, हर साल मेरी सैलरी बढ़ेगी, या अगर मैं बिजनेस में हूँ तो मेरा बिजनेस एक्सपेंशन होता है, तो मेरा बिजनेस भी ग्रो होगा, तो मैं अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करता रहता हूँ। आई विल ऑलवेज अपग्रेड माई लाइफस्टाइल। तो जब मैं 30,000 की सैलरी ड्रॉ कर रहा था, या 30,000 का मेरा मंथली एक्सपेंस था, तो मैं अभी 2 BHK के फ्लैट में रह रहा हूँ। जैसे ही वो 5 साल बाद 40,000 वाला जो एक्सपेंस होता है ना, वो बेसिकली उसने अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड किया, तो 2 BHK से 3 BHK पे आ गया। 3 BHK से वो आगे जाके वो एक छोटा डुप्लेक्स टेनामेंट में चला जाएगा, या वो 4 BHK पे आ जाएगा, या तो वो अपनी गाड़ी बदल लेगा। तो वो एवरेज स्मॉल कार की जगह पे अब वो हाई एंड कार पे आ जाएगा। सो बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करता जा रहा है, और रिटायरमेंट के टाइम पे वो सबसे अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा होगा। अब रिटायरमेंट होते के साथ ही उसकी इनकम हो गई बंद। मेरे जो लाइफस्टाइल, जो एक्सपेंसेस में मैनेज कर रहा था ना, वो एज इट इज खड़े रहने वाले हैं। तो अब ये 80,000 90,000 रुपए जो मेरी मंथली जो सैलरी जो आ रही थी, या जो मेरी अब एक्सपेंसेस है ना, नाउ दैट हैज टू कम फ्रॉम माय कॉर्पस। इसका मतलब है कि मुझे उतना कॉर्पस अगले 20 साल के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि मेरा ये 80,000 का रिटर्न आ सके। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन जस्ट बाय सिटिंग एट होम, और जस्ट आप ये सोचो कि मैं एफडी करता जाऊंगा, मैं पोस्ट में सेविंग में डालता जाऊंगा, तो मेरा ये इतना कॉर्पस खड़ा हो जाने वाला है। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। एंड दैट इज द रीजन व्हाई हम लोगों को जाके एजुकेट करते हैं कि व्हाई दे शुड कम एंड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स टू गेट इन्फ्लेशन बीटन रिटर्न्स। एंड आपको ओवर द पीरियड, जब आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि, तो कंपाउंडिंग जिसको हम बोलते हैं कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है, और वो सीरियसली 8वां अजूबा ही है। क्योंकि जितने लोगों को, जो भी मैथ्स के स्कॉलर्स हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी मैथ समझ में आता है, उनको ये कंपाउंडिंग का, पावर ऑफ कंपाउंडिंग और इफेक्ट उसको समझ में आएगा। आई शो यू वन मोर स्लाइड जिसमें मैंने दिखाया हुआ है
ओके हाँ ये रही देखो, now this is power of compounding। आप देखो स्टार्टिंग एज 25 पे अगर खाली वो बंदा महीने के 1,000 रुपया सेव करता है और उसका फंड 8% से ग्रो करता है, तो एट द एज ऑफ 25 उसके पास, जब वो रिटायर होता है एट द एज ऑफ 60, तो उसके पास बैलेंस खड़ा होने वाला है 23 लाख रुपए का। वही सेम 5 साल 5 साल 5 साल जितना वो लेट करता जा रहा है, अब आप देखो नीचे जो 40 साल वाला बंदा है, अब उसके पास सिर्फ 20 ही साल बचे हैं रिटायरमेंट के लिए। वो 20 साल में अगर वो सिर्फ 1,000 रुपए की सेविंग करता है, तो उसको 20 साल बाद सिर्फ 5,92,000 रुपीज मिलने वाले हैं, जिसमें अगेन हमारा इन्फ्लेशन खड़ा है सामने। सो विच मीन्स एट जितना मैं लेट स्टार्ट करूंगा उतनी ही मुझे एसआईपी की अमाउंट को बड़ी करते जाना पड़ेगा। तो अभी 25 की एज वाला अगर 1,000 रुपए की एसआईपी कर रहा है, तो 30 वाले को 2,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी, तब जाके वो उस बैलेंस पे पहुंचेगा। 35 वाला जो है उसको 4,000 की एसआईपी शुरू करनी पड़ेगी अगर उसने नहीं करी है तो, अगर उसको 23 लाख का कॉर्पस क्रिएट करना है तो। और 40 वाला जो होगा उसको कम से कम 6,000 की एसआईपी शुरू करनी पड़ेगी, तब जाके वो एट द एज ऑफ 60 वो 23 लाख का कॉर्पस खड़ा कर सके। सो दैट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड दैट इज व्हाट वी टेल पीपल कि ये आठवां वंडर ऐसे हम इसको नहीं बोलते हैं। इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा वो आपको जब कॉर्पस बनता है तब समझ में आता है। ओके, नाउ व्हाई ये था कि हम बता रहे थे ये। ओके, तो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। तो जैसे ही आप स्टार्ट करते हो अर्निंग करना, आपको एक्चुअली अपनी म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर देनी चाहिए, सो दैट यू स्टार्ट टू गेट योर इन्फ्लेशन बीटन रिजल्ट। दूसरा, एसआईपी जब हम शुरू करते हैं लोगों की, तो हम लोगों को ये भी समझाते हैं कि व्हाई एसआईपी, बिकॉज दैट क्रिएट्स दैट डिसिप्लिन इन योर लाइफ, कि मेरे अकाउंट से हर महीने 1,000 2,000 5,000 जो भी आपने अमाउंट फिक्स किया है, वो मेरे अकाउंट से हर महीने कट जाएगा। अभी क्या होता है हम जैसे थोड़ा भी अर्निंग करना शुरू करते हैं ना, तो हम लोन्स लेना शुरू कर देते हैं। तो लोन्स के हम ईएमआई टाइम टू टाइम भर देते हैं, क्योंकि वो हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है कि भाई अगर मैंने ये लोन का मेरा ईएमआई बाउंस नहीं होना चाहिए, उसी तरह उस ईएमआई के साथ साथ आप अपना एसआईपी शुरू कर दो। तो जैसे आपकी हर महीने एसआईपी ईएमआई कटती है हर महीने आपके अकाउंट से, वैसे ही सेम आपकी एसआईपी भी आपके अकाउंट से कटती जाएगी, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू वुड रियलाइज कि आप कितना कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो विदाउट बॉदरिंग के मार्केट्स कहाँ जा रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इकोनॉमी कहाँ जा रही है। इट इज जस्ट कि मैं 1,000 2,000 5,000 जो भी अमाउंट मुझे कंफर्टेबल है, आई जस्ट नीड टू गेट इनटू दैट डिसिप्लिन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड टू गेट इन्फ्लेशन बीटन रिटर्न्स, सो दैट फ्यूचर में मेरा कॉर्पस क्रिएट होगा, जिससे मैं अपनी एक हैप्पी हेल्दी लिविंग लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट भी मैं कंफर्टेबली जी सकूंगा। दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट इज म्यूचुअल फंड वहां पे आके रोल प्ले कर। ओके, अब डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे हम लोगों को समझाते हैं कि आप प्रॉपर्टी में भी डाल सकते हो, इंश्योरेंस भी ले सकते हो, बैंक डिपॉजिट्स है, बॉन्ड्स हैं, स्टॉक्स हैं, गोल्ड है। नाउ अंडरस्टैंड, प्रॉपर्टी वाज समथिंग जो पहले बहुत लुक्रेटिव हुआ करती थी, तो बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टर्स प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते थे, फिर वो उसमें ट्रेडिंग करते थे। वो सारे जमाने में खत्म हो गए, बिकॉज उसमें जीएसटी आ गया, उसमें रेरा आ गया, तो बहुत सारी चीजें जो पहले अंडर द टेबल चलती थी, अब वो सारी ट्रांजेक्शन्स बंद हो गई। सेकंड, पहले इसलिए भी चलती थी बिकॉज प्रॉपर्टी के प्राइसेस इतने बड़े हुए नहीं थे, तो आपको 30-35 लाख में एक रीजनेबली अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती थी। अभी आपको 60-65 लाख के नीचे कोई अच्छी प्रॉपर्टी दिखेगी नहीं, तो बेसिकली आपको एक बड़ा चंक ऑफ मनी चाहिए टू बाय अ प्रॉपर्टी। सेकंड, प्रॉपर्टी लेके पहले लोग लीज पे दे दिया करते थे, इसलिए लोग प्रॉपर्टी में ज्यादा इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि उनको एक 7-8% तक उनको रिटर्न्स आ जाते थे, जो लीज इनकम बोलते हैं उनको। अब वो लीज इनकम ना घट के 4% 5% हो गई। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी टेल पीपल नॉट टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी। हाँ, आपको अपने रहने के लिए एक जो प्रॉपर्टी चाहिए वो आप ले लो, बाकी सारी चीजें जो है अपना सारा फंड आप म्यूचुअल फंड पे लेके आओ, बिकॉज दैट विल गिव यू ऑल दिस थिंग्स, इन्फ्लेशन, इनकम। जब भी आपको विड्रॉ करना है, पार्शियल विड्रॉल, जितना भी विड्रॉ करना है आप उसको विड्रॉ कर सकते हो।
जितना भी आपको, एंड फुल्ली ट्रांसपेरेंट मोबाइल ऐप है, मनी गुरु का भी मोबाइल ऐप है, आप उस मनी गुरु के ऐप के डाउनलोड करते, हमारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ऐप डाउनलोड की हुई है, रोज अपडेट होता है आपका परफॉर्मेंस, आप रोज के रोज बेसिस पे अपना देख सकते हो कि मेरा फंड कैसे ग्रो हो रहा है, ईयरली रिटर्न्स मुझे कितने दे रहे हैं, एंड वैसा ही आपका एप्रिसिएशन कितना हो रहा है, सो मेरा प्रॉफिट्स कितना आ रहा है, मुझे एब्सोल्यूट रिटर्न कितने मिल रहे हैं, मुझे कंपाउंडिंग रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं, एंड दैट इज हाउ इट इज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इजीली रिडीमेबल। अब जैसे आज अगर बहुत सारे लोग लोग बोलते हैं कि प्रॉपर्टी ने बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन दिया है, माय पॉइंट इज कि जैसे अगर आपने मान लो कि 50 लाख की प्रॉपर्टी ली, आज वो प्रॉपर्टी आपकी 1 करोड़ की हो गई और आप बेचने जा रहे हो, लेकिन मुझे 1 करोड़ की वाली प्रॉपर्टी पूरी बेचनी पड़ेगी, तब मुझे वो 1 करोड़ रुपया मिलेगा। अभी मुझे खाली जरूरत 5 लाख रुपए की है, वो 5 लाख रुपए के लिए मेरे को वो 1 करोड़ का एसेट को पूरा बेचना पड़ेगा, तब जाके मुझे वो पांच मिलेगा। अच्छा, दूसरा, जब मैं वो 1 करोड़ का एसेट बेचूंगा तो मुझे उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी भी आके खड़ी होने वाली है। तो इसका मतलब है कि मुझे वो फिर एनएचआई बॉन्ड्स में पैसा डालना पड़ेगा, 5 साल के लिए सरकार को पैसा देना पड़ेगा, या फिर मुझे अगेन दूसरी प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली मैं वो चक्कर में ही घूमता रहूंगा। अच्छा, मुझे जरूरत कितनी थी? 5 लाख रुपए की जरूरत थी, मुझे उसके लिए कितना सारा घुमाना पड़ेगा। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल करूंगा तब जाके मेरे को वो 5 लाख मिलेंगे। अच्छा, दूसरा, प्रॉपर्टी आपकी हाथों हाथ बिकने वाली नहीं है, उसको अगेन टाइम लगने वाला है। मुझे 5 लाख रुपए की कल जरूरत है, सो दैट इज द रीजन व्हाई वी से म्यूचुअल फंड सबसे इजी टू लिक्विडेट है। आज आपके पास 1 करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड पड़ा होना है, आप मेरे को सुबह फोन करो कि मुकेश भाई अपने को कल 5 लाख रुपए की जरूरत है, आज हम आपका रिडेम्पशन करेंगे T+2, थर्ड डे 5 लाख रुपीज विल गेट इन टू योर अकाउंट स्ट्रेट अवे। आपको किसी को कहीं बोलने की भी जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत, तो इट इज दैट इजीली जो रिडीम हो सकता है, बिकॉज आपको खाली यूनिट्स रिडीम करने हैं, मुझे पूरा 1 करोड़ का कॉर्पस रिडीम करने की जरूरत ही नहीं। बाकी का जो पूरा फंड है, लेट दैट कीप ऑन ग्रोइंग। दिस इज वन थिंग दैट आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग। वॉरेन बुफेट, सब आपको सब मालूम है हु वॉरेन बुफेट इज। ओके, नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स, दैट इज व्हाट आई ऑलवेज टेल। अपना इन्वेस्टमेंट, जो भी आपकी सेविंग्स है उसको इन्वेस्ट करो, ताकि आपका एक कॉर्पस क्रिएट होगा, उस कॉर्पस में से आपकी एक पैरेलल सेकंड इनकम खड़ी होती जाएगी। एसेट एलोकेशन हम हमेशा लोगों को समझाते हैं कि इट इज नॉट कि मेरे को पूरा पैसा एफडी में डालना चाहिए या पूरा पैसा गोल्ड में डालना चाहिए। सो ये जैसे हम गुजराती थाली खाते हैं तो उसमें वो हमें सारा कुछ खिलाता है, देयर इज अ रीजन भी है कि वो हमें इतनी सारी वेरायटी खिलाता है। सेम इज विद योर इन्वेस्टमेंट्स आल्सो, हमें बैलेंस एक एसेट एलोकेशन बनाना होता है, सो दैट मेरा सेफ्टी, सिक्योरिटी, गारंटेड रिटर्न प्लस मेरा इन्फ्लेशन बीटन रिटर्न्स, ये सारी चीजें को कवर की जाए। So asset allocation में there are different things जो हम समझाते हैं लोगों को। Mutual funds, why? So as I said, one, it is professionally managed, low cost, convenient, liquidity, risk diversification, because आपके पास fund managers ऊपर बैठे हैं जो उनके पास वो उनकी expertise है। That is the reason why they are fund managers. They have more experience, seasoned, मेरे से ज्यादा research करते हैं, data होता है उनके पास, and they understand खाली मैक्रो, माइक्रो, ग्लोबल, इंडियन, वो सारा कुछ वो उसको समझ में आता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे आर फंड मैनेजर्स, और वो इतना कॉर्पस मैनेज करता है। आज एक म्यूचुअल फंड की एक फंड में कम से कम 10-10, 15-15 हजार करोड़ रुपए होता है, जिसको वो फंड मैनेजर को मैनेज करता है। सो ही इज आंसरेबल बिकॉज ही इज मैनेजिंग दैट 15,000 करोड़ ना। मेरा तो शायद 1 करोड़ रुपया लगा है, लेकिन वो तो 15,000 करोड़ रुपए लेके बैठा। सो वो 15,000 करोड़ रुपए, एंड अगेन वेल रेगुलेटेड बाय सेबी, देयर आर रेगुलेटर्स जो उनके ऊपर बैठा है, जिनकी गाइडलाइंस दी गई है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेबी ने बना के दी गई है कि आपको ये क्राइटेरिया से ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। द एंटायर विजन ऑफ ऑल दिस इज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स, आपके और मेरे जैसे लोगों को, जिनको ये नहीं मालूम होता है कि मार्केट कैसे चलने वाला है, उसी के लिए हम हमारा पैसा म्यूचुअल फंड वाली कंपनी को दे देते हैं, बिकॉज वो फंड मैनेजर है, दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर एक्सपीरियंस, एंड दे आर वेल क्वालिफाइड। तो ये अलग अलग मोड्स ऑफ इन्वेस्टिंग है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। तो वो जब हम डिटेल में बैठेंगे तो फिर वो बात कर लेंगे हम कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। लमसम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एसआईपी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, जैसा मैंने बोला कि हर महीने आपके अकाउंट से पैसा कटता जाएगा। मोर इम्पोर्टेंट इट इज द डिसिप्लिन। जैसे मेरे ईएमआई कटते हैं, वैसे ही मेरा एसआईपी कटना चाहिए मेरे अकाउंट से। ओके, these are different types of म्यूचुअल फंड्स। ये इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो हम कस्टमाइज करते हैं। जब हम लोगों के साथ बैठते हैं तो हम उनको समझाते हैं, हम उनकी रिक्वायरमेंट समझते हैं कि क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली फिर हम उनको ये समझाते हैं।
Okay. The most important is ELSS. You know, we've always understood कि लोग PPF में जाके पैसा डालते हैं या FD में पैसा डालते हैं क्योंकि उनको 80CCC बचाना होता है। बट उसके सामने हम लोगों को जाके समझाते हैं कि ELSS में पैसा इन्वेस्ट करो because this is going to save your 80CCC में 1.5 लाख रुपया plus this is also going to create wealth as well. Thank you very much. This is company का website moneygurumf.com. For more details, you can visit our website or you can obviously write to Viraj and then she can always get in touch with us. Thank you very much. Over to you, Viraj. So I have a question which one of my subscriber had asked कि ये जो ELSS है उसमें actually how can we start investing और कैसे claim कर सकते हैं? नरेश आप म्यूट पे हो। हेलो। हाँ, जनरली आप जब ELSS में किसी को भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कोई भी, तो उसमें दो तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एक तो आपकी 1.5 लाख की उसमें लिमिट होती है जो 80C के हिसाब से आपको उसमें बेनिफिट मिलता है इनकम टैक्स। दूसरा, उसमें आप मंथली मोड में भी जा सकते हैं बेसिकली, या कभी भी आपको लगे कि अभी मुझे मार्च महीने के पहले आपको कभी भी करना है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते। द बेस्ट पार्ट इसमें खाली का ही लॉकिंग पीरियड होता है। आप कोई भी अगर FD या कुछ भी करते हो तो उसकी इनकम जो टैक्स से ज्यादा होता है तो ओनली % का इनकम टैक्स स्लैब में आते हो आप। वेयरएज आपका जो FD होता है वो आपके एक्चुअल स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होता है। और दूसरा, इसमें भी आप मंथली बेस पे SIP मोड में भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपना। So as I said, you know, most important is जो भी आप टैक्स सेविंग करते हो साथ में आप अपना इन्फ्लेशन बीटन रिटर्न्स भी लेके आ रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई ELSS मतलब वी पब्लिश, हमने एक पूरी बुकलेट पब्लिश की थी उसके ऊपर जहाँ पे हमने PPF के साथ कंपैरिजन किया था फॉर अ पीरियड ऑफ 22 इयर्स एंड यू नो पीपल वेर ज़ैप्ड टू सी कि मतलब इतना डिफरेंस हो सकता है। 22 इयर्स में बंदे ने, किसी ने 1.5 लाख रुपया डाला है, एंड ऑफ 22 इयर्स उसके पास PPF अकाउंट में 90 लाख रुपीस थे और वही सेम ELSS में उसके पास 3.5 करोड़ रुपए थे। You know, that is the differences. तो आपका basically it was more than 4x returns जो ELSS ने create करके दिए एंड आपने सामने अपना टैक्स भी बचाया। Okay, nice. So there was one slide जहाँ पे आपने different types of funds बताए थे, तो maybe we can have another session on that with you guys. Yeah, we can do that Yes, because okay. you know that will have to वो काफी डिटेल में चला जाता है because there are different type of funds and you know एक फंड जब हम क्लाइंट के साथ बैठते हैं तो जब हम उनका रिस्क समझते हैं या हम उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तब हमें समझ में आता है कि उनको कौन से फंड्स देने चाहिए या उनकी क्या रिक्वायरमेंट। तो उसके Okay. हिसाब से फिर हम उनको सजेस्ट करते हैं कि इक्विटी लेना चाहिए, बैलेंस लेना चाहिए, हाइब्रिड लेना चाहिए, डेट फंड लेने चाहिए। सो प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम कभी हम फिर से सेशन करेंगे वेयर वन बाय वन वी कैन डिस्कस ऑन ईच फंड एंड व्हाई एंड दोस फंड शुड बी सिलेक्टेड। Sure. No worries. So it was very nice session to have with you guys, and like you said कि जो top level पे लोग होते हैं they always say कि don't you work for money but let the money work for you even while you're sleeping. So that's what I understood from this in a short and crisp manner. So very nice to have a session with you. I hope everybody enjoyed the session, and if any comments come, I'll make sure I'll pass them to you, or maybe they could get in touch with you through your email IDs. So yes, thank you so much. Thank you both of you for joining us. Maybe we could collab Thank you, with some Viraj. more sessions. Done, absolutely. Thank you, Viraj. Education awareness program, you know, we keep on traveling across India just to create awareness, particularly to the small and retail clients जो common man अपने आप को बोलता है कि हमको inflation का मार सबसे ज्यादा पड़ता है, but that is where our role starts and you know that is why we always say advisor भी सही होना चाहिए। But I guess अभी उन लोगों को लगेगा ये सेशन से, because जो डेली शॉर्ट स्वीट एग्जांपल्स आपने दिए, everybody can relate to that. So I guess it was very genuine and genuinely nice. I liked it. Yeah, thank you very much. Thank you, sir. Thank you for joining. That's all for today, guys. We'll end this meeting here. Thank you, guys. Bye bye. Bye. Thank you, Thank Viraj. you.